नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर संदीप यादव जी। संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लिया और हमें लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आप जानो आपका देश जाने। इसे कई लोग अन्यथा में लेंगे, लेकिन मैं सच बोलता हूं। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने सच स्वीकार किया है कि देश बेहद विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए आप सबको मोदी जी का साथ देना पड़ेगा। मैं मोदी जी से एक बात जानना चाहता हूं कि आप बिना साथ के कौन सा काम कर गए? एक भी चुनाव बिना साथ के नहीं जीतते हो। जनता का थोड़ा साथ होता है, फिर ज्ञानेश कुमार का साथ होता है, फिर सिस्टम का साथ होता है, और थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है तो सर्वोच्च अदालत भी साथ आ जाती है, तो चुनाव जीत जाते हो। कोरोना आया तो आपने जनता को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। एक बार फिर आपने आगाह कर दिया है कि देश भयंकर समस्याओं से जूझ रहा है। आर्थिक समस्याएं, तेल की समस्याएं, गैस की समस्या, जाने क्या क्या समस्या। अब आप कह रहे हो सोना मत खरीदिए। आखिर आप ये क्यों नहीं बना पा रहे हो कि रुपया नहीं गिरेगा? आप सिर्फ रुपया गिरने की डर से लोगों को सलाह दे रहे हो कि सोना मत खरीदिए, क्योंकि सोना खरीदेगा, सोना सब बाहर से आता है, बाहर से आएगा तो रुपया डॉलर में जाएगा, और डॉलर जब खरीदेगा भारतीय राज्य देश, तो भारतीय देश जब डॉलर खरीदेगा तो डॉलर महंगा हो जाएगा। मतलब कल अगर गेहूं की कीमत बढ़ने लगे तो फिर आप ये कहोगे अब खाना छोड़ दीजिए, देश के हित में छोड़ दीजिए। आप हर चीज को देश हित पर ले आते हो। सरकार की नाकामी कहीं नहीं जोड़ते। ये नाकामी कब स्वीकार करोगे? इस देश की जनता के सामने झूठ का पुलिंदा अपना कब खोल के रखोगे कि देश को हम ऊपर नहीं ले जा पाए, हमें क्षमा कर दीजिए, देश हमारे रहते हुए हर तरीके से नुकसान में रहा। चाइना जैसा देश रोज नित नए पैगाम लिख रहा है, नित नई ऊंचाइयां भर रहा है। संदीप जी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस कथन पर? क्या छोड़ दिया देश को भाग्य भरोसे? बिल्कुल बिल्कुल भाग्य भरोसे। उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी एक रैली में कहा था, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए, कि ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए उन्होंने अपनी ही बेटियों का मंगलसूत्र कम से कम छीन लिया है, 1 साल के लिए। क्योंकि जब आप सोना खरीदोगे नहीं तो मंगलसूत्र बनेगा कैसे? और अपनी बेटियों को कोई नकली मंगलसूत्र तो देता नहीं है। और रही बात, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो घनघोर आर्थिक संकट है जिसके जिम्मेदार वो खुद हैं। उन्होंने 2 बड़ी गलतियां की हैं जिस पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा शिव कुमार जी, आपकी अनुमति से। पहली बात तो यह है कि उन्होंने अमेरिका के साथ जो रिलेशन है भारत का, उसको खत्म किया, खराब किया। खराब ऐसे किया कि अमेरिका की जो अभी की सरकार है ट्रंप की, वो एक तरह से भारत में लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और भारत सरकार ब्लैकमेल हो रही है। भारत जो है अमेरिका से बहुत बड़ा व्यापार करता है। व्यापार में भारत बेचता है, अमेरिका खरीदता है, और भारत बहुत कम खरीदता है अमेरिका से। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप ने भारत सरकार को मजबूर किया $500 बिलियन के व्यापार करने के लिए, जबकि हकीकत में हम उनसे आयात जो है केवल $39 बिलियन का करते हैं। तो ऐसे में जो हमारा डेफिसिट है वो करीब करीब 460 बिलियन डॉलर का होने जा रहा है। जो चीजें हमको जरूरी नहीं है वो भी हम खरीद रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि एक गैर जिम्मेदार पति हो जाए किसी घर में, पत्नी के साथ रहने लगे और वो सब चीजें भी खरीदने लगे जो उसको जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने लगे, तो वो परिवार डूबेगा ही। तो वही हालत है कि भारत जो है डूबने की तरफ है। शुरुआत कैसे हुई? अमेरिका ने पहले तो ब्लैकमेल में टैरिफ लगाया 50%, जो आज तक भारत की किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं लगा था। 50 से उसने बहुत बनर घुड़की दिखाते हुए 25 किया, 25 से 17 किया। 17 के बावजूद भी अभी भी भारत में सबसे ज्यादा है। भारत का कभी भी अमेरिका के साथ इतना टैरिफ नहीं रहा है, और अपने लिए उसने मजबूर किया भारत को कि आप हमारे काम में जीरो इंपोर्ट लगाइए। मतलब जो हम अमेरिका से सामान खरीदेंगे उसमें जो ड्यूटी होगी वो लगभग नगण्य होगी। तो उनका सामान हम उनसे सस्ता खरीदेंगे, और वो यहाँ आएगा तो भारत में कौन खरीदेगा, कौन महंगे सामान खरीदेगा? तो ऐसी स्थिति में ये एक पक्षीय व्यापारिक डील थी, जिसको विपक्ष ने डील नहीं ढील कहा। डील तो
अब इस ढील से भारत का विनाश होना ही था। दूसरा जो मसला है ईरान के साथ भारत का गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने हमला किया। हमले का मुख्य कारण अमेरिका चाहता था कि इसराइल के बहाने हमला करूं, मध्य पूर्व की में जो तनाव है उसके बहाने बना के, और हम ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। उसने एक प्लान बनाया। प्लान में उसको नहीं मालूम था कि ईरान इतना तन के खड़ा हो जाएगा और अमेरिका का $40 बिलियन इस उसमें खर्च हो जाएगा, क्या कहते हैं कि इस युद्ध में। अब उसमें हुआ ये कि युद्ध में $40 बिलियन खर्च हो जाने से अमेरिका में विलन बन चुके हैं, और ट्रम्प जो है विलन बनने के वजह से अमेरिका में लोगों ने उनको लाइक करना छोड़ दिया, और अमेरिका गंभीर संकट में, आर्थिक संकट में। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि भारत को जो करना था निर्णय, उसने ईरान से भी अपने संबंध खराब कर लिए। एक तो 28 फरवरी को हमला किया अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे, 27 और 26 को हमारे प्रधानमंत्री इसराइल में दौरे पर थे, तो इससे दुनिया में गलत संकेत गया। और दूसरी बात, एक जो युद्धपोत था ईरान का, वो अभ्यास के लिए आया हुआ था विशाखापत्तनम में। ईरान और भारत संयुक्त रूप से कर रहे थे, और युद्धाभ्यास करके वो वापस लौट रहा था। श्रीलंका के दक्षिणी श्रीलंका के एकदम निचले शहर गाल के पास, गाल के पोर्ट के आसपास था वो, 29-30 नॉटिकल माइल्स समुद्र के भीतर। तो अमेरिका की एक पनडुब्बी ने उसके ऊपर हमला किया नीचे से, और 300 उसकी लोग मारे गए, पूरी जहाज डूब गई। हुआ ये कि इससे बड़ा नुकसान हुआ ईरान का। और इस पर क्या हुआ कि भारत ने, चूंकि भारत के साथ ही युद्धाभ्यास करने आया था, भारत सरकार ने कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ईरान में बड़ा खराब संकेत गया। अच्छा, भारत सरकार ने गलती क्या की कि भारत सरकार ने जो युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका और इसराइल पर जो हमले हुए ईरान के, उसकी तो निंदा की, लेकिन ईरान के ऊपर जो इसराइल और अमेरिका ने हमले किए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इवन उनके जो अयतुल्लाह खुमैनी थे, जिनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है, उनकी मृत्यु के 5 दिन बाद भारत सरकार ने अपना शोक जताया। तो ये वो संकट था। तीसरा जो मसला था कि भारत ने जो निवेश किया है ईरान में चाबहार पोर्ट पे, भारत उसको डेवलप कर रहा था अपने खर्चे पर, उस निवेश में भारत ने कमी कर दी। ईरान ने समझ लिया कि भारत जो है वो हमारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और जो भी उसका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, भारत कहीं ना कहीं उसमें मतलब उतना रुचि नहीं दिखा रहा है। शायद वो अमेरिका और इसराइल के साथ हो गया। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, एक और बात मैं बताता चलूं कि एक और उनका युद्धपोत था जो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर था, और श्रीलंकन सरकार ने उनको मदद की, खाना पानी पहुंचाया, मदद की। अंत में ईरान ने कहा था श्रीलंका के लिए कि हम इस दोस्ती को कभी नहीं भूलेंगे, वक्त आने पर हम श्रीलंका को इस दोस्ती की कीमत भी चुकाएंगे, और उसमें कोई शर्त नहीं होगी। तो ईरान ने एक मैसेज दे दिया। जब हमारी जहाजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही थी तो ईरान ने रोक दिया, जबकि चीन और बाकी देशों की जहाज बिना रुके जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ये कूटनीति है, स्ट्रेटेजिक फेलियर है, ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमने किया क्या? हमने, देखिए, जनता में गोदी मीडिया नहीं पहुंचने देगी कि हमारा अमेरिका के साथ जो संबंध खराब हुआ है उसमें हमको अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। 2 कारणों से, हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन फाइल में नाम है, और बड़े बड़े लोगों का नाम है। एक बड़े व्यापारी सहयोगी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, भारत की जनता जानती है, एक ही आदमी है। उस व्यक्ति के खिलाफ न्यूयॉर्क की ईस्टर्न न्यूयॉर्क की कोर्ट में मुकदमा हुआ है। वो व्यक्ति, इनको बचाने के लिए भारत सरकार ब्लैकमेल हो रही है, और वो जनता की कीमत पर हो रही है। अब जब संकट आता है तो त्याग भारत की जनता से मांगा जाता है, और जब सब कुछ बढ़िया चलता है तो उसका आनंद भोगने के लिए अपने खुद स्वयं भोगा जाता है। ऐसी स्थिति में जो वादा करके आए थे, जिन्होंने कहा था मनमोहन सिंह को कि वो मौन है, और डॉलर तो लगता है कि उनकी उम्र की से दुगुना कीमत पर चला जाएगा। वो कहते थे कि डॉलर नहीं गिर रहा है, दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा गिर रही है। अब वो बताएंगे क्या कि आज किसकी प्रतिष्ठा गिर रही है? इनकी जो उम्र है इसकी क्या दुगुना पहुंचा के ये जाएंगे क्या डॉलर को? डॉलर अभी 95 रुपए 33 पैसे जा चुका है, और जो भारत की विदेश नीति है, जो भारत की कूटनीति है, जो भारत का अभी मैंने जो हाल दिख रहा है, उसके हिसाब से 100 रुपए जल्दी ही पार करेगा, और हम लोग अफ्रीका के देशों जैसी हालत में पहुंचेंगे। भारत जो विश्व गुरु देखने का सपना पाल रहा था, वो विश्व गरीब होगा, विश्व का सबसे मैंने कमजोर देश होगा, अफ्रीका के सूडान के बराबरी में खड़ा होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है, लेकिन
उन लोगों के पास है जिन्होंने इस देश को धर्म के नाम पर बांटा, जिन्होंने जाति के नाम पर बांटा, जम के पॉलिटिक्स की, अपने तो चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हैं। और आपने अपने परिचय में कहा शिव कुमार जी कि चुनाव जीत रहे हैं कुछ जनता के भरोसे नहीं, ये पूरी तरह से मशीनरी और अपने ज्ञानेश के भरोसे जीत रहे हैं, तीसरा कोई नहीं। तो ये जो जीत इनकी दिख रही है, जिसको ये जनता में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके मशीनरी, ढिठाई और मतलब सब कुछ कंट्रोल कर लेने की जीत है। संदीप जी, चर्चा इस बात की नहीं है, चर्चा इस बात की है कि इस देश के नागरिक कब समझेंगे। कोरोना आया, प्रधानमंत्री जी ने इस देश को उसकी हालत पर छोड़ दिया, कहा तुम थाली बजाओ, तुम ताली बजाओ, तुम शंख बजाओ, तुम फला काम करो। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए स्पेस नहीं मिला, न कब्रिस्तान में जगह थी, न शमशान में जगह थी, न गंगा पर जगह थी, न यमुना पर जगह थी। और उसके बाद जब 2022 में चुनाव आता है, 2021 में चुनाव आता है, लोग भरपेट मोदी को जिताते हैं। इसका मतलब मोदी की गलतियों पर मोहर लगाई जाती है। क्या इस गलती के बाद इस देश के नागरिक सबक लेंगे? आने वाले टाइम में 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें एक ऐसा राज्य है जो देश की रणनीति तय करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मिजोरम। 5 राज्यों में चुनाव है। देखना यह होगा क्या ये 5 राज्य कोई नई कहानी लिखेंगे। और इन 5 राज्यों में से एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अभी भी मीडिया ने नहीं चलाया, इंडिया गठबंधन 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुका है, और उसके बाद नहीं कहा गया कि 2 राज्यों में सरकार बन गई। राहुल गांधी ने आज कहा है कि हम स्टालिन से बात करेंगे, हम अपना सुलझा लेंगे मामला। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम पूरे विपक्ष को एक करेंगे, हम अपने सभी दुश्मनों को एक करेंगे। अब भैया, हारने के बाद एक करके क्या करोगे? और ये बार बार आप सबको लग रहा है कि मोदी एक विकराल स्वरूप बन चुके हैं, तो विकराल स्वरूप को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आज उन्होंने कह दिया कि भैया आप भगवान भरोसे आप जानो। लेकिन क्या संदीप जी, मोदी जी रोज रोड शो और ये सब कर रहे हैं, तो खुद के रोड शो बंद करेंगे, खुद का प्रचार प्रसार बंद करेंगे, ताकि देश हित में डीजल, पेट्रोल, हवाई जहाज का फ्यूल सब बचे? संदीप जी देखिए, मैंने अभी कह दिया था कि वो त्याग दूसरों से चाहते हैं, वो दूसरे नेता हैं, वो ऐसे नेता हैं जो त्याग आपसे चाहते हैं। शिव कुमार जी पैदल आए अपने ऑफिस, और वो ऊर्जा में जो बचत है वो करें। वो बचत के लिए नहीं बचे हैं, वो इस तरह की चीजों के लिए नहीं है, तो उन पे आप सवाल मत उठाइए। वो 10 लाख का सूट पहनेंगे, वो मतलब उनका काम जारी रहेगा, वो रोड शो करते रहेंगे, वो अपने एक्शन से लोगों में मैसेज नहीं देते हैं। उनकी जो जीवन शैली है उसको वो जी रहे हैं। क्योंकि वो जो आपने कहा कि चुनाव में क्या होंगे, तो आप ये याद रखिए कि एक आध जगहों पे जीत जाएगा कोई। पंजाब में वैसे भी बहुत कोशिश करेंगे वो, लेकिन वहां जीत नहीं पाएंगे। शायद अगर कांग्रेस ठीक से लड़े तो आ जाए, नहीं लड़ेगी तो फिर त्रिशंकु बनेगा। और बाकी जगहों पे भी, यूपी में भी ठीक से लड़े तो कुछ हो, परिवर्तन ले, अदरवाइज ये परिवर्तन होंगे नहीं। अब चुनाव का इस देश में कोई मतलब नहीं है। और आप जो ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि वो अब एकता की बात करके क्या करेंगी, तो ये बात तो सही है कि वो एकता की बात अब बाद में कर रही है, जो उनकी गलती है, स्वीकार करना चाहिए उनको भी कि जब वो पावर में थी तभी क्यों नहीं कर रही थी, संकट को उन्होंने दूर से क्यों नहीं देखा, ये तो उनकी गलती है। लेकिन वो एकता की बात कर रही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है उनकी। और एक और बात, चुनाव हारी नहीं है, उनको हराया गया है। क्योंकि ये याद रखिए, अगर जनता बड़ी को आप खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और उसके बाद गुजरात में रोड शो किया है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ये कौन सा देश हित में काम है? क्या प्रधानमंत्री जी को जरूरत पड़ी है सिर्फ 2022 में चुनाव हुए गुजरात में इसलिए हर चुनावी राज्य में जाकर रोड शो करना, रैली करना? क्या ये संसाधन बचाए जा रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी हो, आपका तो संदेश पहुंच जाता है आदमी तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। और शिव कुमार जी देखिए, उनको संसाधन से कोई नहीं पड़ी है। वैसे भी देश का सारा संसाधन, जो देश में गैर बराबरी है, वो उन लोगों की वजह से ही है, क्योंकि सब कुछ तो एक जगह इकट्ठा हो गया है। ऑफिशियल रूप से 10,000 करोड़ है एक पार्टी के पास, तो और एक पार्टी जो है, बाकी दूसरी जो है 1,000 करोड़ के नीचे है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कौन उनको चुनौती दे लेगा, जब आज भारत में चुनाव, हर चुनाव जो है
वो पैसे के दम पे होता है, उसके लिए आपको खर्च चाहिए, और खर्च जो है वो मैनेज नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और जिस पार्टी के पास पैसा वो जीतेगी। तो ये चुनाव वो हारी नहीं है, वो जीती हैं, और विपक्ष को अब चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दो मसले हैं वहां भी, अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो ये कहेंगे कि देखिए ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है, ये एंटी लोकतंत्र है, और जब आप लड़ोगे तो ये सारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हरा देते हैं। अब जैसे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ज्ञानेश कुमार पे, ये 27 लाख लोग जो वोट नहीं दे पाए हैं पश्चिम बंगाल में, उसके लिए अगर जजमेंट आएगा तो क्या फांसी होगी ज्ञानेश कुमार को? क्या जेल होगी उनको? अगर कोई लोकतांत्रिक अधिकारों का अपना प्रयोग नहीं कर पाया तो उसके लिए क्या सजा होगी? आप क्या उनको सजा दोगे? उन्होंने गलतियां की, अनिल मसीह ने वहां बेईमानी की चंडीगढ़ में, कोई कार्रवाई हुई? न मसीह को हुई, ना आयोग को हुई। बहुत जगह गड़बड़ियां, ब्राजील की एक हेयर ड्रेसर ने 22 जगह हरियाणा में वोट डाले हैं, तो हरियाणा की सरकार ये कितनी सही सरकार है? तो शिव कुमार जी इस बात को समझिए कि अब ये लड़ाई जो है पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित नहीं है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी और जीत जाएंगी, असंभव है। अब जनता को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पीसी तो अंत में जनता जा रही है। तो ये संघर्ष जो है वो जनता बनाम अब सरकार हो गया है। जनता को बाहर निकलना होगा, गैस की कीमतें तभी नीचे आएंगी, सारी चीजें ऑर्डर में होंगी, क्योंकि इसको कुछ लोग ऐसे चला रहे हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं। और जब उन कुछ मुट्ठी भर लोगों के काम के लिए देश की मशीनरी यूज होने लगे, देश बन जाए, तो उसमें लोगों का कल्याण नहीं होता है। बहुजन लोगों का या सर्वजन या जो जिनकी बहुसंख्यक आबादी है, सब जातियों के लोग इसमें शामिल हैं, उनका कल्याण नहीं होता है। तो कल्याण से परे हो गई है सरकार, और ये हर हालत में बस अपने लिए काम कर रही है। तो ऐसे में इनसे ये आशा मत रखिए कि वो अपना रोड शो बंद कर देंगे। वो आपको कह चुके हैं, और आप ध्यान रखिए, आप अपने ऑफिस पैदल आइए, तेल बचाइए, ऊर्जा बचाइए, आप खाना भी मत खाइए एक आध टाइम, हो सके देश हित में, क्योंकि वो राष्ट्रवाद का नारा देकर सरकार में आए थे, उनके लिए इतना त्याग तो करना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक हमारे सीनियर साथी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी, उन्होंने आज बड़ी गंभीर पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा, अगर प्रधानमंत्री को डॉलर को लेकर इतनी ही चिंता है तो फालतू के सरकारी प्रपंच बंद करें। बंगाल में शपथ ग्रहण राजभवन में भी तो हो सकता था। यूपी का मंत्रिमंडल विस्तार व्यर्थ की कवायद थी। मोदी की आज सोमनाथ यात्रा रद्द कर देनी चाहिए थी। यूपी के सीएम बार बार अयोध्या जाना बंद करें। सोने की मूर्तियां बनाने पर सरकार अंकुश लगाए। सरकारी अफसरों, विधायकों आदि को सेकंड एसी से ऊपर की यात्रा न करने दें। विधायकों, सांसदों के परिवार को फ्री रेल हवाई यात्रा पर रोक लगाई जाए। उन्हें पूर्व हो जाने पर कोई पेंशन ना दी जाए। कोई भी विधायक 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ेगा, न कोई 2 बार पीएम या सीएम रह सकता है। ऐसे कानून बनाए जाएं। विधायक एवं सांसद को मकान या गाड़ी खरीदने पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में हो, और वे भी अपने बच्चों को म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ाएं। जो भी शासकीय अधिकारी अपने बच्चों को विदेश भेजता है, उसकी जांच हो। अधिक पेट्रोल वाली महंगी कारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। कोई भी मंत्राणी यदि सोना पहने दिखे तो सरकार उसके जेवर जब्त कर ले। यूं भी हंटा वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जाए ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो। किसी को भी 60 वर्ष के पूर्व जॉब से न निकाला जाए, इस बात की सरकार गारंटी ले, तब हम मोदी जी से सहमत होंगे। बाकी तो हमें नेता विपक्ष से कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ना तो कोई राजनीतिक कौशल है, ना ही कोई जमीन की समझ है। अब ये भी एक नई बात कह बैठे। तो संदीप जी, कुल मिलाकर यह है कि इस देश को तिलांजलि देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री अपने खर्चे में, प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा में, प्रधानमंत्री जी अपने रोड शो में, प्रधानमंत्री जी अपने सिस्टम में कोई कमी नहीं रखेंगे। इस देश की जनता की जिम्मेदारी है, उन्होंने तय कर दी है कि आप देश बचाओ। हम तो देश को ऐसी मस्ती से खर्च करते रहेंगे। जब चाहेंगे तब वस्त्र बदलेंगे, जब चाहेंगे तब महंगी घड़ी पहनेंगे, जब चाहेंगे तब महंगी विदेश यात्रा करेंगे, और जब विदेश में हमारी थू थू होगी तो हम विदेश यात्रा रोककर देश में रोड शो करेंगे। हम बैठेंगे नहीं चैन से, हम तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। रोज आइए भीड़ में, रोज शामिल होइए, हमारा स्वागत सम्मान करते रहिए। तो जनता तय करे। इसी के साथ संदीप जी आपसे विदा लूंगा। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।